हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉल। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज EEAT एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ EEAT इन SEO। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में समझेंगे कि EEAT क्या होता है और EEAT का क्या इंपॉर्टेंस है गूगल में SEO करते वक्त। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें। अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। गाइस, तो 2022 के बाद गूगल में, ब्लॉगिंग में, SEO में, सब में बहुत मैसिव चेंजेस हुआ। उससे पहले इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। मतलब अगर आप एक ब्लॉगर बनना चाहते हो तो आपके लिए इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था रैंक करना गूगल पे। आप आराम से अच्छा खासा नीश सेलेक्ट करके उस पर रेगुलर काम करके 6 महीने के अंदर अंदर आप अच्छा खासा ट्रैफिक लेकर आ सकते थे अपने साइट पे, और वो भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ठीक है, 2022 से पहले। अब चीज़ें बदल गई है। जब चीज़ें बदलती है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एल्गोरिदम जरूर बदलता है। जब एल्गोरिदम बदलता है तो हमें समझना होता है कि एक्चुअल में जो वेबसाइट्स आज की डेट में रैंक कर रही है वो हमसे क्या अलग कर रही है, ये हमें जानना होता है। तो गाइस, इस चीज को पता लगाने के बाद बहुत सारे ब्लॉगर्स, बहुत सारे SEO स्पेशलिस्ट, उन सब ने रिसर्च के बाद एक चीज सामने आई है कि जिन लोगों ने EEAT अप्लाई किया है अपने ब्लॉग में, उनको ज्यादा बेटर रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं और उनके साइट ज्यादा बेटर रैंक कर रहे हैं और उनको ऑर्गेनिक ट्रैफिक ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो आप भी अगर EEAT का यूज करते हो अपने ब्लॉग में तो आपको भी इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंस रहता है, कैसे करते हैं, क्या चीजें होती है, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि EEAT होता क्या है। गाइस देखो, EEAT में जो E होता है, फर्स्ट E, उसका मतलब होता है एक्सपर्टाइज। सेकेंड E एक्सपीरियंस, A ऑथोरिटी और T ट्रस्ट। तो ये 4 चीजें होती है जिसका आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहां पे EEAT कोई स्किल नहीं है, मोरओवर वो एक सिग्नल है गूगल को। ठीक है, ताकि गूगल हमारे ब्लॉग को ज्यादा बेटर समझ पाए, हमको ज्यादा बेटर समझ पाए और गूगल उसको प्रॉपर्ली रैंक कर पाए। ठीक है, क्योंकि देखो ब्लॉगिंग में कोई लिमिटेशन तो है नहीं किसी ब्लॉगर के ऊपर कि वो मतलब अपने ब्लॉग में वही लिख सकता है जो सच है ना। तो गूगल ये देख रहा है कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया, ब्लॉग बनाना शुरू किया और जो मन में आ रहा है वो लिख रहे हैं उस ब्लॉग में। जैसे कि आज के डेट में मार्केट में आपने अगर सुना होगा, सत्तू पाउडर जो होता है ना, उसको बोल रहे हैं कि अगर आप वे प्रोटीन नहीं खरीद सकते तो आप सत्तू पाउडर खा लो। ठीक है गाइस, पूरे दुनिया में किसी रिसर्च में ये नहीं बोला है कि सत्तू पाउडर से आपके प्रोटीन की जो कमी है आपके शरीर में उसे फुलफिल करा जा सकता है। अगर आपको अपने प्रोटीन की कमी को फुलफिल करना है तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप नॉनवेज खाओ, नहीं तो आप वे प्रोटीन लो। ठीक है, और अगर आप मान लो एक प्रॉपर वीगन हो जो कि दूध के प्रोडक्ट्स भी नहीं लेते, तो यानी कि वे प्रोटीन भी आप नहीं ले सकते, इसका मतलब आप पी प्रोटीन ले सकते हो। तो ये 3 ऑप्शन आपके पास रहते हैं। इसके अलावा अगर कोई ये बोल दे कि सत्तू पाउडर खा लो, तो गाइस वो एक टोटली एक डिफरेंट चीज है। वो मार्केट को हिलाने के लिए बनाया गया एक स्ट्रैटेजी है जिसको कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सत्तू पाउडर सस्ता होता है वे प्रोटीन से, तो हर कोई उसे अफोर्ड कर सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सत्तू पाउडर के अंदर इतना प्रोटीन होता है कि आपके शरीर को बेनिफिट पहुंचा पाए। तो वैसे ही बहुत सारे ब्लॉगर्स ऐसे हैं जो मन में आए वो लिख रहे हैं, भले ही सेलिब्रिटीज के बारे में हो, भले ही हेल्थ के बारे में। अब सेलिब्रिटीज के बारे में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लिख भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बात आती है हेल्थ की तो वहां पर अगर किसी ने कुछ उल्टा सीधा लिख दिया, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। अगर मान लो कि आपको जो है 100 mg की दवाई लेनी है और आपने 500 mg की दवाई ले ली, तो वो दवाई आपको कितना नुकसान पहुंचा सकती है तो आप इमेजिन कर सकते हो। मतलब 5 गुना ज्यादा आप। तो मतलब अगर एक ब्लॉगर ने लिख दिया कि अगर आपका सर दुख रहा है तो आप 100 mg की दवाई की जगह 500 mg की दवाई लिख दो, तो मतलब खा लो, तो मतलब फिर आपका क्या होगा आपने अगर वो दवाई ले ली तो मतलब वो ब्लॉगर जो है उसकी ऑथोरिटी कहां है, ट्रस्ट कहां है। तो ये ऑथोरिटी और ट्रस्ट, ये 2 चीजें जो आप अभी देखा ना आपने EEAT में, जो A और T का फुल फॉर्म है वो यही चीज है। तो ये आज की डेट में गूगल बहुत ध्यान रख रहा है कि जो भी बंदा एडवाइस दे रहा है अपने ब्लॉग में उसको अपना ऑथोरिटी, ट्रस्ट और एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज सब कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कैसे बता सकता है इस चीज को हम आगे समझेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम यही थी, इसी प्रॉब्लम की वजह से EEAT की रिक्वायरमेंट हुई, नहीं तो कभी रिक्वायरमेंट होती नहीं। गलतियां ब्लॉगर खुद करते हैं जिसके वजह से बाकी जो ब्लॉगर जो अच्छे से काम करते हैं उनको भी दिक्कत आती है। तो अब गूगल ने इन चीजों को देखना शुरू कर दिया था। अब ये जो चीजें लोग कर रहे हैं ना उनको ज्यादा बेनिफिट देख रहे हो, बाकी सबकी रैंकिंग गिर रही है। अब कैसे कर कैसे सकते हैं, देखो अगर आप किसी भी पॉपुलर ब्लॉग में जाते हो, जैसे कि हम लेके चलते हैं कि फोर्ब्स को ले लो या फिर आप हेल्थ लाइन को ले लो, तो ये जो ब्लॉग्स होते हैं ना इसके अंदर आप हमेशा कुछ चीजें ऑब्जर्व करोगे।
वीडियो देख लेना, उसके बाद चेक करके देख लेना इन ब्लॉग्स में, आपको वो चीजें दिख जाएंगी। देखो सबसे पहली चीज, आपने जो भी ब्लॉग पोस्ट लिखा है उसका टाइटल क्लियर होना चाहिए। टाइटल क्लियर होना चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि ये EEAT के अंदर आता है, ये तो हमेशा से होना चाहिए था और अभी भी होना चाहिए। मैंने क्या कहा, EEAT कोई स्किल नहीं है जिसको सीखना पड़ेगा आपको, फिर आपको उसे अप्लाई करना पड़ेगा, सालों की मेहनत लगे, ऐसा कुछ नहीं। EEAT आप एक सोच है जो अगर आपने सही तरीके से जल्दी से, आप आज के डेट में बने बनाए ब्लॉग में भी उसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो EEAT के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं। सबसे पहले जो बेसिक चीजें होती है, आपका जो बेसिक SEO होता है, ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO, उस चीजों को आप सही तरीके से करो। और उसके बाद जैसे कि मैंने कहा, टाइटल को क्लियर रखो। टाइटल क्लियर करने के बाद सबसे पहला काम आपको करना है कि आपका जो डेट है, जिस डेट पे आप उस ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश कर रहे हो, क्लियरली आपके ब्लॉग में वो डेट दिखना चाहिए कि आपने कौन से डेट पे उस ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश किया है, ठीक है। अगर आपने उस ब्लॉग पोस्ट के अंदर कुछ भी एडिट किया है बाद में, तो एडिटेड डेट भी उसके अंदर क्लियरली विजिबल होना चाहिए। गाइस ये इसलिए है क्योंकि जो भी बंदा आपके साइट पे आके आपके ब्लॉग को पढ़ रहा है, उसे पता चले कि ये ब्लॉग इस पर्टिकुलर डेट पे एडिट किया गया है या फिर इस पर्टिकुलर डेट पे इसे पोस्ट किया गया है। तो इससे उसे क्या पता चलता है कि ये ब्लॉग मान लो कि 1 साल पहले का था, तो इस 1 साल में बहुत सारी चीजें बदली होंगी। तो उस बंदे को पता चलेगा, ओके अच्छा 1 साल पहले का ब्लॉग है, इसका मतलब 1 साल से इसे अपडेट नहीं किया गया है, तो मतलब हो सकता है उसके बाद कुछ और भी चीजें आई होंगी, मुझे और ब्लॉग्स पढ़ने चाहिए, ठीक है। इस ब्लॉग को पढ़ के इसके बेसिस पर मुझे जो है अपना एक्शन नहीं लेना चाहिए, ये चीज बताता है अपना ब्लॉग। तो हमेशा अपने डेट को मेंशन करो। अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट करो, अपडेट करने के बाद उसको फिर से डेट मेंशन कर दो कि आपने इस पर्टिकुलर डेट पे उसे एडिट करके अपडेट किया हुआ है। लेकिन बताओ, अपने रीडर्स को बताओ कि आपने किस डेट पे पब्लिश किया, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज, ऑथर, एडिटर और कंटेंट राइटर, ये 3 चीजें होती है हर ब्लॉग में। एक वो होता है जो उसका ऑथर होता है, ठीक है, हम उसको कहते हैं कि अब लोग क्या कंफ्यूज जाते हैं इन तीनों की चीज़ों के बीच में। ऑथर अलग होता है, कंटेंट राइटर अलग होता है, एडिटर अलग होता है। ये तीनों चीज़ें टोटली डिफरेंट होती है। तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके उस ब्लॉग पोस्ट का ऑथर कौन है, एडिटर कौन है, कंटेंट राइटर कौन है। आप मान लो कि ये तीनों आप ही हो, तो भी आपको वहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि ये तीनों आप ही हो, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, ये गाइज ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि आपका जो ऑथर है वो कौन है, ये लोगों को पता चलना चाहिए कि वो जिस पर्टिकुलर ब्लॉग को पढ़ रहे हैं उसको लिखा किसने है ना। मतलब एक अनोनिमस आदमी भी आके लिख सकता है ना ब्लॉग, तो वहां पर आपको बताना पड़ेगा कि किसने लिखा है। अब किसने लिखा है इतना बताने से काम नहीं बनेगा आज के डेट में। आपको बताना पड़ेगा कि जिस बंदे ने लिखा है वो बंदा कौन है। जैसे कि मैंने एक ब्लॉग लिखा, मैं लिख दूंगा कि ऑथर की जगह मैं लिख दूंगा अभिषेक, एडिटर की जगह लिख दूंगा अभिषेक, और जो है कंटेंट राइटर की जगह लिख दूंगा अभिषेक। अब कौन है ये अभिषेक? मतलब बहुत सारे अभिषेक होते हैं दुनिया में, अभी अभिषेक कौन है जिसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अपना सरनेम बताना है। अभिषेक का मतलब ये है कि मुझे बताना है कि मैंने क्या पढ़ाई कर रखी है, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है। जैसे कि मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रखी है मैंने, तो मुझे बताना पड़ेगा मैंने कितने साल SEO में, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक मैंने वहाँ पर लिखा है उसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो मुझे वहाँ पर मैंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा तीसरी चीज़, मेरे सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स मुझे उसके साथ में लिंक करना पड़ेगा। अब इससे क्या होता है, देखो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स का सीधा सीधा यही हिसाब बैठता है कि ट्रस्ट बिल्ड होता है। गूगल देखता है अच्छा ये बंदा है, इसने अपना डिटेल सब कुछ लिख दिया है, अब यहां पर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स इस पर क्लिक करके देखो तो सच में ये बंदा एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा एक बंदा सच में एग्जिस्ट कर रहा है, फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है और लिंक्डइन पे है। मतलब जो जहां पर भी मैं अपना अकाउंट बना सकता हूँ, ट्विटर पे है, जहां भी है, थ्रेड्स वगैरह जहां पे भी हो वहां पे अपना अकाउंट बना सकता हूँ। तो वहां पर जो है मैं अपना लिंक दे दूंगा, उस सारे प्रोफाइल का लिंक जो है वहां पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो इससे क्या लोगों को पता, गूगल को पता चलता है कि ओके सच में एक ऐसा बंदा है, ये कोई बॉट नहीं है या फिर एक किसी गलत बंदे के नाम से लिखा हुआ एक आर्टिकल नहीं है, ये गूगल समझ जाएगा, ठीक है। तो ये समझाना बहुत ज्यादा, जैसे इससे क्या होगा, इससे बिल्ड होता है ट्रस्ट। अब गाइज दूसरी चीज, जैसे कि अब इसमें मैंने कहा कि मेरे बारे में मुझे डिटेल लिखना, ऑथर बायोग्राफी। ऑथर बायोग्राफी क्या होता है कि मेरे बारे में डिटेल लिखना, मेरा नाम, मेरे एजुकेशन, मेरे स्किल्स, मैंने कितना मेरा एक्सपर्टाइज है और कितना मेरा एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें मेरे उसी के अंदर आ गई। मतलब EEAT में से दोनों ई वहां पे आ गए हैं, एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस दोनों मुझे वहां पे बताना है कि मैं जो ऑन पेज SEO का एक्सपर्ट हूं और मैं ये काम 10 साल से कर रहा हूं, ठीक है। ये दोनों चीज मैंने वहां पे बता दी। तीसरी चीज क्या है, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। मतलब वहां पे मैंने बता दिया कि
मेरा ट्रस्ट भी है, आप मुझे ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि मैं सर्वाइव कर रहा हूं, मैं सोशली हर जगह एग्जिस्ट कर रहा हूं, ये मैंने बता दिया, ठीक है। और मैंने अपना एक्सपीरियंस वहां पे शेयर कर दिया। अब ये हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ए कहां गया, ऑथोरिटी। अब ये तीन चीजें तो हो गई, ऑथोरिटी कहां गया। अब गाइस ऑथोरिटी ऐसी कोई चीज नहीं है कि मतलब मैं यहाँ पे लिख के बता दूं कि मेरी ये ऑथोरिटी है। ऑथोरिटी पता चलती है मेरे ओवरऑल ब्लॉग से, है ना, कि मैं जो भी ब्लॉग लिख रहा हूं वहां पर उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं इससे पहले भी लिख चुका हूं और उससे पहले भी लिख चुका हूं और सालों से लिखता आ रहा हूं। मैंने 200 300 भले अब 200-300 नहीं भी हो तो 30-40 भी हो ना, तो ऑथोरिटी बनती है। अब जैसे कि मान लो मेरी ऑथोरिटी कैसे बिगड़ सकती है बताता हूं मैं आपको, तब आप समझ जाओगे कि ऑथोरिटी बनानी कैसे है। देखो, अगर आज के डेट में मैं लिखूं फॉर एग्जाम्पल एक्ने के बारे में, पिंपल जो होते हैं ना हमारे चेहरे पे, उसको हम एक्ने भी बोलते हैं। तो जो एक्ने होता है, मैं उस एक्ने को कैसे रिमूव करते हैं, एक्ने को कैसे प्रिवेंट करते हैं, एक्ने को कैसे क्योर करते हैं, एक्ने के लिए क्या क्या क्रीम्स अच्छे होते हैं, एक्ने के लिए कौन सी दवाई लेनी चाहिए आपको, ठीक है, एक्ने के लिए आपको कौन सा सनस्क्रीन यूज करना चाहिए, कौन सा फेस वॉश यूज करना चाहिए, ठीक है, आप क्या यूज नहीं करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए, कितना यूज करना चाहिए, क्यों यूज करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए एक्ने के टाइम पे, ये सारी चीजों पर मैं अगर अलग अलग आर्टिकल लिखता हूं ना, तो कम से कम 20-30 आर्टिकल तो ये हो गए। तो अब लोग ये समझे कि अच्छा ये बंदा सिर्फ एक्ने के बारे में लिखता है, इसको एक्ने के बारे में सब कुछ पता है, ठीक है। तो मेरा जो ब्लॉग है उसकी ऑथोरिटी बन जाएगी कि ये ब्लॉग जो है टोटली हमारे फेस के बारे में, फेस पे जो एक्ने पिंपल्स बनते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो इस बंदे की ऑथोरिटी बनती है। अगर इसने 30 आर्टिकल लिखा है एक्ने के बारे में तो 31वां आर्टिकल भी इसका पढ़ने लायक है। 31वें आर्टिकल में भी अच्छा खासा नॉलेज मिलने वाला है एक्ने के बारे में। तब जाके गूगल को समझ में आएगा कि ये एक पर्टिकुलर ब्लॉग जो है ना पूरा का पूरा एक्ने के बारे में, इसकी ऑथोरिटी बन गई है। तो ऐसे ऑथोरिटेटिव ब्लॉग को गूगल रैंक करता है, ठीक है। अब मान लो कि मैंने 100 आर्टिकल लिख दिया एक्ने के बारे में और 101 आर्टिकल मैं लिख दूं हेयर फॉल के बारे में, तो हेयर फॉल के बारे में लिखना इतना गलत नहीं है। मतलब क्योंकि अगर आप सर में ऑयल लगाओगे तब भी एक्ने बढ़ते हैं, है ना, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि सर में जो आप ऑयल लगाते हो, यानी कि बालों में जो आप ऑयल लगाते हो, वो ऑयल भी धीरे धीरे बहकर आपके चेहरे पर आता है, जिसकी वजह से एक्ने डेवलप होता है, जिससे आपके जो पोर्स होते हैं ना स्किन में, वो तो ये सारी चीजें भी एक्ने पे डायरेक्टली अटैक करती है। लेकिन गाइस फिर भी हम बात कर रहे हैं हेयर के बारे में, हेयर फॉल के बारे में। हेयर फॉल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्ने के साथ उसका कोई लेना देना नहीं होता हेयर फॉल का। तो अब क्या होगा, मेरी ऑथोरिटी बिगड़ जाएगी। ऑथोरिटी बिगड़ने का मतलब क्या हो गया कि अभी तक जो बंदा एक्ने के बारे में बता रहा था वो एकदम से हेयर फॉल के बारे में बता सकता है क्या? देखा जाए तो बता सकता है, क्योंकि ये दोनों ही डिपार्टमेंट डर्मेटोलॉजिस्ट का होता है, ठीक है। डर्मेटोलॉजिस्ट जो होता है वो हर एक चीज जो स्किन से रिलेटेड हो वो बता सकता है। लेकिन अगर मैं वहीं बता दूं कि नाइट फोटोग्राफी कैसे की जाती है, मतलब एकदम से अभी तक मैं एक्ने का बता रहा था और एकदम से मैं एक अगला आर्टिकल लिख दूं कि नाइट फोटोग्राफी कैसे की जाती है, ठीक है, या फिर क्रिकेट में कवर ड्राइव कैसे खेलते हैं, तो मतलब वहां पे मेरी ऑथोरिटी बिगड़ जाएगी, क्योंकि मैं वहां पर एकदम टोटली डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं। ओके, तो वहां इस तरीके की चीजें अगर मैं करूंगा तो मेरी ऑथोरिटी बिगड़, तो आप समझ गए होंगे कि आपको एक माइक्रो नीश सेलेक्ट करना है और उसी पे आपको आर्टिकल लिखना है। और माइक्रो नीश ही आज के डेट में सक्सेस का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। लोग माइक्रो नीश को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। फेस के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी जा सकती है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एक्ने के बारे में। हम अपने फेस पे ग्लो कैसे ला सकते हैं, ठीक है, जो ऑयली स्किन होता है उसे रिमूव कैसे कर सकते हैं, ड्राई स्किन को कैसे टैकल कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन मैंने सिर्फ एक्ने के बारे में बात की क्योंकि ये एक माइक्रो नीश है, ठीक है। तो माइक्रो निश पे काम करो, माइक्रो निश पे काम करो और उसी में बने रहो। ऐसा नहीं कि उस टॉपिक को आप छोड़ दो एकदम। अगर आपको दूसरे टॉपिक पर काम करना है तो दूसरा ब्लॉग बनाओ, उसमें मत करो। तो ऐसे में आपको ये वाला ब्लॉग भी रैंक होगा, दूसरा वाला भी रैंक होगा, क्योंकि दोनों में आप उस ऑथोरिटी को बना के रखते हो, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपर्टाइज। एक्सपर्टाइज मतलब आपने किस स्किल में आप अच्छे हो। एक्सपीरियंस, उस स्किल को आप कब से यूज कर रहे हो। तीसरा ऑथोरिटी, आप जो भी नीश पर काम कर रहे हो उसमें कम से कम आप जो है 30-40 आर्टिकल उसी चीज में लिखो। फिर उसके बाद कैटेगरी चेंज कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी टोटली नीश के बाहर मत चले जाना, ये चीज का ध्यान रखना। तो आप जिस चीज के बारे में उससे ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल उसी टॉपिक पर डालोगे तो आपकी ऑथोरिटी और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। चौथा है ट्रस्ट, जो कि आपके सोशल मीडिया जो है प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लोगों को पता चलता है। अब गाइस इसके अलावा आप जो है FAQ का यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि लोग जो है क्वेश्चंस, लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो उन सारे क्वेश्चंस, लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप सोचो कि लोग क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, है ना। तो उन चीजों को आप
बताओ उन चीजों का क्वेश्चन आप उसके अंदर डालो अपने आर्टिकल में और उसका आंसर भी डालो। एफएक्यू का एक प्लगइन वगैरह आ जाता है, अपने ब्लॉग में वर्डप्रेस आप यूज करते हो, एफएक्यू का अलग से प्लगइन होता है, ठीक है। अगर आप उस प्लगइन के अंदर डालते हो, रैंक मैथ का एफएक्यू का प्लगइन आता है, ठीक है। रैंक मैथ अगर आप इंस्टॉल करते हो तो मैं उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, रैंक मैथ प्रीमियम का लिंक दे दूंगा। और अगर आप फ्री में भी रैंक मैथ यूज करते हो तो उसमें भी आपको एफएक्यू मिल जाता है। तो सिंपली आप उसका यूज करके एफएक्यू क्रिएट कर सकते हो, क्वेश्चन भी आप खुद क्रिएट करो, आंसर भी आप खुद ही दो। तो इससे क्या होगा, गूगल के जो FAQs होते हैं ना, गूगल में आप कोई भी सर्च क्वेरी टाइप करते हो तो आपको कुछ FAQs आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, उसके अंदर आपका आंसर, तो वहां से भी आपको ट्रैफिक भी मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आपको वहां पे बताना है। अगर इन केस आपका जो आर्टिकल है उसके अंदर जो भी आपने लिखा है, आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हो, ठीक है, तो आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट का नाम वहां पर लिख सकते हो। डर्मेटोलॉजिस्ट से परमिशन लेकर, उनसे कंसल्ट कर कर वो जो बोलते हैं उस चीज को वहां पर बताकर आप बता सकते हो कि मैंने इस डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ मिलकर कोलैबोरेट कर कर ये ब्लॉग लिखा है, ठीक है। तो वहां पर आपको अथॉरिटी मिल जाएगी, क्योंकि जो डर्मेटोलॉजिस्ट जो होगा जिसका नाम आप उस पर्टिकुलर ब्लॉग में लिख रहे हो, अब ये सिर्फ एक एग्जांपल है, अब इसको है ना, मैं जैसे एक्ने की बात कर रहा था ना, तो मैं अगर एक डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, तो मैं एक डॉक्टर के पास जा सकता हूं, कंसल्ट कर सकता हूं, उससे बात कर सकता हूं, कोलैबोरेट कर सकता हूं। कोलैबोरेट करने के बाद मेरे ब्लॉग में उनके सोशल प्रोफाइल का लिंक दे सकता हूं और उनका नाम वहां पे मेंशन कर दूं। इससे क्या होगा कि वो डॉक्टर की खुद की एक अथॉरिटी है, क्योंकि वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट, उनके पास डिग्री है उसकी, ठीक है। तो उसकी वजह से मेरे आर्टिकल में और ज्यादा बेटर रैंकिंग देखने को मिलेगी। तो आज की डेट में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। तो अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आपको एक एडिशनल बेनिफिट वहां पर और मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइस, ये थी सारी कहानी EEAT की। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो लाइक जरूर करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनको आपको जरूर देखना चाहिए, इनको देखने के बाद आपको गूगल SEO से रिलेटेड बहुत सारे और भी चीजें समझ में आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।